समझ में आ पाए कि भाई सिर्फ मुझे सीईटी के लिए कितना जल्दी जल्दी और कैसे पढ़ना है ना? क्लियर है? यस सर। अच्छा, तुम लोग को आइडिया है कि तुम्हारे बैच में कितने बच्चे हैं? अविनाश सर, कितने बच्चे हैं इनके बैच में? सर 24 to 26 होनी चाहिए। इसमें से करीब करीब 20 प्रेजेंट दिख रहे हैं। हम दोनों को मिलाकर 22 प्रेजेंट दिख रहे हैं। मुझे लगता है एक दो अब्सेंट है। वो अच्छा। मैं भी तो बस की लाइन में हूँ, जाते ही कॉल करूंगा। ठीक है, चलो करो। यस बेटा, मेरा बोर्ड दिखना स्टार्ट हुआ तुम लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बढ़िया। सो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बेटे सब बच्चों ने सुना है नाम की नहीं है? आई होप ये सब 10th क्लास में था कभी, है ना? हाँ सर। सो इट इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ऑब्वियसली ये डायरेक्टली यू कैन से सीटी के सिलेबस में नहीं है चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना? मैं फिर से बोल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने का पर्पस ये है इसके बेस पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग समझ पाए, है ना? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, as per let's say इस नेम इज कंसर्न, कुछ तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होने वाले हैं। दिस मे बी सपोज अ थिन गोल्ड फॉयल, है ना? सपोज दिस मे बी आर थिन गोल्ड फॉयल। कुछ पढ़ा हुआ है कि ऐसा नहीं? नाम सुना है? यस बच्चे, ये तुम लोगों को इस क्लास में जरूर बोलना पड़ेगा, है ना? जब इतना भीड़ होता था उसमें तुम लोग नहीं बोलते थे, बट यहाँ तुम लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बेटा। जैसे आकाश, सिराज, बेटा ये तुम्ही लोगों का बैच है ना? हाँ सर दिया है आपने सब, है ना? तो ये एकदम तुम लोग को एकदम अच्छे से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि यस सर ये हम लोगों ने किया हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा सा आता है और आगे बढ़ो, मतलब एकदम धूम मचा देना है ना? यू हैव टू बी इन फ्लो। So this may be, let's say, thin gold foil. Thin gold foil is covered by a screen which is coated by zinc sulfide internally. So you can say it is zinc sulfide coating. और ये क्या पर्पस क्या था बेटा जिंक सल्फाइड कोटिंग का? यस, किसी बच्चे को बताना पड़ेगा मुझे जिंक सल्फाइड कोटिंग का पर्पस क्या है। अदिति बेटा, क्या पर्पस होता है जिंक सल्फाइड कोटिंग का? चिराग बताएगा। चिराग मेंडन, बेटा जिंक सल्फाइड कोटिंग का क्या पर्पस है? कशिश? फ्लोरोसेंट लाइट। यस, मतलब जब कोई पार्टिकल वहां से टकराएगा तो इट विल गिव फ्लोरोसेंस लाइट। अच्छा बेटा, जब मैं पूछता हूँ ना तुम लोग को ये जरूर बोलना है, एकदम चुपचाप बैठे नहीं रहना है। ये जरूर बोलोगे कि नहीं सर मुझे नहीं आता है या मैं भूल गया हूँ, कुछ तो बोलोगे ऐसा। सब बच्चों को मेरा आवाज आ पा रहा है अच्छे से कि नहीं? यस सर। यस सर। बेटा अगर जवाब नहीं भी देना है तो चुप नहीं बैठना है, ठीक है? यस। हाँ, मतलब ये बोलना है कि नहीं सर मुझे नहीं आता है या मैं भूल गया हूँ, पढ़ा तो था मैंने, कुछ भी, या माइक मेरा नहीं चल रहा यार, कुछ तो मुझे कम्युनिकेशन करना है तुम लोगों को, ठीक है? चिराग, तुम हो बेटा वहां? चिराग, अदिति, धारा, तुम बच्चे सब लोग हो वहां? अगर यस सर। ठीक है। So this may be, let's say, thin gold foil. It is a zinc sulfide coating. The purpose of zinc sulfide coating is it is to detect the possibility कि डिफ्लेक्ट होने के बाद अल्फा पार्टिकल कहाँ गया है। Further, suppose this may be, let's say, alpha particle is entered here to bombard, let's say, thin gold foil. अच्छा, this alpha particle, ये जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। सो यू कैन से जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है इट विल बी +2 ही। ऐसा बोल सकते थे कि नहीं? जो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो +2 चार्ज है,
इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा कि नहीं? ये Yes, sir. न्यूक्लियस ऑफ, यस। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल हम लोग प्रोड्यूस कैसे कर सकते थे? नहीं, ये अल्फा पार्टिकल हम लोग प्रोड्यूस कैसे कर सकते थे? दिस में भी सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना? दिस में बी सम radioactive substance which can emit alpha particles. अच्छा, कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा कि लेड चैम्बर होना चाहिए टू गाइड द अल्फा पार्टिकल, समथिंग लाइक दिस? No, sir. No, sir. No, sir. इतना समझ में आ रहा है कि भाई इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, एंड दिस अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड ऑन थिन गोल्ड फॉइल. Now, if you see few observations related to this experiment is majority of alpha particles remain undeflected. तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे ऐसे ही चले गए, है ना? So the observation related to this experiment is, let's say first thing is majority of alpha particles remain undeflected. है ना? majority of alpha particles remain undeflected or let's say deflected by very less angle, है ना? majority of alpha particles remain undeflected or deflected by less angle. It means major portion of atom should be empty. Major portion of atom should be empty or consist very light mass particles. यस बच्चे, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि नहीं पहले भी? Yes, sir. ना, कुछ तो नाम सुना होता है, ये सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं 8th 9th 10th में होता है इतना, है ना? चलो ऐसा जल्दी से लिख डालो यार इस टाइप का कुछ. ऑब्वियसली मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ही, बट रिकॉर्डिंग देखना बेटा टाइम वेस्ट होता है फिर, है ना? So Rutherford alpha scattering experiment में मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड. जैसा वो स्टेट जा रहे थे तो वापस स्टेट ही जाते गए, और डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लेस एंगल, मींस किसी से भी वो टकरा नहीं रहा था, वो सीधे सीधे पार्टिकल जाता ही जा रहा था. नो कॉलिजन देयर बेसिकली, है ना? सो या तो उन्होंने बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ है या सीधे ही सीधे चले जा रहे थे. इट मींस मेजर पोर्शन ऑफ एटम should be empty or they should consist very light mass particle. yes बच्चे, इतना लिख के हुआ है तुम लोगों का कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. okay, very good. जिस बच्चे का लिख के नहीं हुआ होगा कम से कम वो जरूर बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा नहीं हुआ सर, वेट करो, है ना? सर नहीं हुआ, 2 मिनट. हाँ, वेरी गुड. कुछ तो बच्चे ने बोला है ना. इतना लिख लिया था जो मैंने मिटा दिया कि नहीं? यस सर, उतना लिखा है. अच्छा, now second point related to this is as only few which may be 1 out of 20,000, है ना? only few which is 1 out of 20,000 उस रेंज में, है ना? अल्फा पार्टिकल्स are deflected
reflected back or deflected by large angle. Or deflected by large angle. It means you can say measure mass or all the positive charge. So as only few, which is 1 out of 20,000 alpha particles are deflected back or deflected by large angle, it means measure mass or all the positive charge of atom should be concentrated to very small portion of atom known as nucleus. अच्छा, ये सब कौन से स्टैंडर्ड में होता था यार? 8th में, 9th में कि 10th में? किसी ना किसी स्टैंडर्ड में तो था यार ये सब। 9th में था सर। 9th में था। Okay. So very few, which is 1 out of 20,000 alpha particles are deflected back or deflected by large angle. It means measure mass and all the positive charge of atom should be concentrated to very small portion of atom known as nucleus. अच्छा, ये भाई रदरफोर्ड ने गोल्ड ही क्यों लिया होगा? मतलब आयरन क्यों नहीं ले सकता था? कॉपर क्यों नहीं लिया? क्या बेटा? शायद लेस रिएक्टिव है। यस, लेस रिएक्टिव तो है, बट बेटा यहाँ शायद अल्फा पार्टिकल के साथ कोई रिएक्शन होने ही नहीं वाला था वैसे भी, है ना? कोई और बच्चे का सजेशन? नेबल हो सकता है सर। यस, वेरी गुड। मतलब गोल्ड, यस वेरी गुड, है ना? सो गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। गोल्ड इज हाईली मैलिएबल मींस गोल्ड का हम लोग उतना थिन शीट बना सकते हैं, अगर बाकी किसी मेटल का उतना थिन शीट हम लोग ने बनाने की कोशिश किया होता तो अपने वेट से ही वो ब्रेक हो जाता है ना। जैसे हम लोग गोल्ड ज्वेलरी देखा होगा यार, है ना? तो गोल्ड ज्वेलरी डू थिंक बहुत थिन थिन चीजें होती हैं, बट वो टूटती नहीं है ना? सो गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, है ना? बस हम लोग का पर्पस ही वही था ना कि एकदम थिन शीट बनाया जाए सच दैट रिएक्शन या हम लोग उसके एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को पता किया जाए, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक, ये लिख के हो गया है। यस बच्चे, लिख के हुआ कि नहीं? यस सर, डन बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। So next thing is, let's say after this, Rutherford proposed another atomic model which is known as Rutherford atomic model also. He say कि भाई जो पूरा का पूरा positive charge है should be concentrated to very small portion of atom known as nucleus, and it is surrounded या electron is revolving around it in a circular path, है ना? Electron is revolving around nucleus in a circular path. तो ये थोड़ा बहुत मैं पहले भी समझा रहा था कि अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला भी है इलेक्ट्रॉन, although it is moving with uniform speed, but do you think it is accelerating electron?
although electron is moving with uniform speed, but वो accelerate कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि Yes, उसका sir. डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज चेंज हो हो रहा रहा है, हाँ. है, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, है ना. सो ये जो प्लानिटरी मॉडल है या ये जो रदरफोर्ड मॉडल है, देखो इसमें थोड़ी छोटी चीजें हम लोग लिख सकते थे. रदरफोर्ड मॉडल. सो इन दिस रदरफोर्ड मॉडल, पहले तो मुझे ये बताओ यार, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर. भाई दो अपोजिट चार्ज हैं और ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर. यस सर. Yes, sir. So obviously Yes, this electron will be attracted by this nucleus. Let's say simply you can say it is force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका, दो चार्जेस के बीच में? दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे ग्रेविटेशनल लॉ आता है कि नहीं आता तुम लोगों को? ग्रेविटेशनल लॉ, दो मास के बीच में फोर्स कितना होता है? आकाश तुम्हें आता है कि नहीं? दो मास No, sir. m1 m2 दिया हुआ है, कुछ नहीं पढ़ा है ऐसा कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 m2 by r स्क्वायर? Yes. Yes. ये तुम लोग को था कि नहीं 9th-10th में? सर यस था. अच्छा, जैसा ये ग्रेविटेशनल लॉ होता है ऐसा ही एक कूलम्ब्स लॉ भी है. तो क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ना, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ने दिया हुआ है, ऐसा कूलम्ब्स लॉ, ऑब्वियसली कूलम्ब इज द साइंटिस्ट. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको मैं ऐसा लिख लूं, ये समझ में आता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. Yes, sir. अच्छा, तो ये मैंने क्या किया है, वेक्टर क्वांटिटी का मोड है ना. यस. Yes. सो मोड ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय q1 मल्टीप्लाइड बाय q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. जैसे अपना ग्रेविटेशनल लॉ था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा ये कूलम्ब्स लॉ भी है. जैसे कूलम्ब्स लॉ क्लास 12th के सिलेबस में है, जो भर के सीईटी का सिलेबस भी है ना. बट अभी के लिए बस हम लोग को फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है ना. So this force of attraction equal to some k q1 q2 divided by r square, where ये जो k का वैल्यू है, it is nothing but 9 into 10 raised to the power 9. It is Newton meter square per coulomb square, है ना. ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, उसका ये वैल्यू है, which is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना. तो एक तो ये फार्मूला तुम लोग को याद रखना है इसके लिए. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला वी हैव. अच्छा, डू यू थिंक दैट कहीं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा कि नहीं होगा? किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी होता है. जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, कौन बच्चा बताएगा भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता था यार? ये तो बताना पड़ेगा सिद्धार्थ. mgh होता था. गुड, है ना. और ऐसा यहाँ फोर्स के बीच में भी है. सो हियर यू कैन से दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r. सो द सेकंड फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर. अच्छा, ये दोनों फार्मूले क्लास 12th में भर के डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग, है ना. तो एक मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है. नाउ इन द सर्कुलर मोशन, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर ही रहा है, सो इन
given circular motion as direction of speed is continuously changing. In a circular motion, as direction of speed is continuously changing, and thus, do you think वो accelerate करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. इस एक्सेलरेशन का नाम भी होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना? ये जो एक्सेलरेशन है इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो तुम लोगों को पता है सीईटी फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर क्या है 11th क्लास का? वो सर्कुलर मोशन ही है ना? तो वहां फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे भी, बट अभी के लिए द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है इट इज v² डिवाइडेड बाय r है। So this is the third formula you can relate, where v² is nothing but the speed and r यहाँ radius है, radius of the circle। ऐसा ही एक और फोर्स यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन पे कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ? इस सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन पे हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 3 चलो कौन से? 3 force. चलो बेटा कौन से 3 फोर्स है जल्दी से बताओ मुझे। potential energy of attraction फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस। Centripetal. Force of attraction, electrostatic. नहीं फिर से बताओ बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो चार्जेस की वजह से है ना बेटा? जो चार्जेस की वजह से वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, है कि नहीं है? yes sir अच्छा चलो फिर से बताओ कितने फोर्स हैं और कौन कौन से फोर्स हैं? एक force of attraction और एक centripetal एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब 2 फोर्स हैं ऐसा? हाँ sir अच्छा तो थोड़ा ध्यान से सुनना है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ही फोर्स है बेटा, एक ही Gravitational फोर्स force है है। बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नेग्लिजिबल है यार, है ना? दोनों का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास एज वेल एज न्यूक्लियस का मास, बोथ मासेस आर फाउंड टू बी नेग्लिजिबल मास, है ना? बट यहाँ दो फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स है which is nothing but attractive force by nucleus and which serve as a centripetal force, है ना? मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, corresponding force is known as centripetal force। corresponding force is known as centripetal force। अच्छा इस वाले एग्जाम्पल में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस वाले एग्जाम्पल में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है बस, वो है ना? इस वाले एग्जाम्पल में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा यूज हो रहा है ना? जैसा इस वाले केस में फर्दर आई कैन से ये किसके इक्वल हो जाता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स? डू यू थिंक मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा है ऐसा 9th क्लास में फिजिक्स में? Yes, sir. सो ये हो जाता m टाइम्स ऑफ v² बाई r। ये हो जाता मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज इक्वेशन 4v है, mv² बाई r। यस ये लिखा है। yes sir चलो ये चारों फार्मूले लिखो बेटा, इन सब फार्मूले का जरूरत पड़ने वाला है हम लोग को, इस चैप्टर में भी थोड़ा रिलेट करने में जरूरत पड़ेगा और आगे भी आएगा। तो एक सिंपल सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मैग्नीट्यूड ऑफ k q1 q2 बाई r है। अच्छा उसमें q1 एंड q2 क्या है बेटा फार्मूले में? उस फार्मूले में q1 एंड q2 क्या है? Mass है।
नहीं बेटा, Q1 Q2 तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस Q1 एंड Q2 बेटा चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना। Q1 एंड Q2 वहां चार्ज है ना। हाँ तो एक क्वेश्चन हम लोग कर भी लेंगे समझने के लिए कि भाई Q1 एंड Q2 क्या था वहां, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक टर्म है, इसमें K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R है। और ये R क्या था उसमें फार्मूले बेटा? रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द सर्किल लेट्स से, या सिंपली यू कैन से Radius. K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R में हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है। नहीं, वो Q1 एंड Q2 जो चार्ज था उसके बीच का डिस्टेंस है वो। तो ये चारों फार्मूले लिखो, और इन फार्मूले में किसी बच्चे को कुछ टेंशन है तो पूछेगा भी। अच्छा, इतना लिखा है तुम लोगों ने? यस सर। सब बच्चों ने लिख लिया कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. वेरी गुड। तो इतना जरूर बोलना चाहिए कि लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है ना। बाकी धीरे धीरे हैबिचुअल बन जाओगे तुम लोग, है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए भी। ओके, आई एम अज्यूमिंग सब बच्चों ने ऐसा लिखा है। तो हम लोग दो चीजें, एक आसान आसान सा क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेशन समझने के लिए। क्या कैलकुलेशन है? लेट्स से क्वेश्चन इज फाइंड आउट फोर्स एंड electrostatic potential energy between given charges। तो यहाँ एक चार्ज गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड +3 इंटू 10⁻³ कूलम्ब है। और यहाँ एक और गिवन है, इट इज लेट्स से -2 इंटू 10⁻³ कूलम्ब इसका चार्ज है। अच्छा, ये पता है कि नहीं पता है कि चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब्स होता है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो डिस्टेंस है बिटवीन बोथ चार्जेस, इट इज फाउंड टू बी लेट्स से 10 सेंटीमीटर। ये जो Q1 एंड Q2 के बीच में जो लेट्स से डिस्टेंस है, लेट्स से इट इज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। देखो यहाँ देखो कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे फार्मूला, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। बस मुझे ये बताओ, पहले ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? Attraction. अट्रैक्शन। Attraction होगा. यस बच्चा, कैसे पता चला कि अट्रैक्शन होगा? यस बेटा, जल्दी से बताओ कैसे पता चला कि वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा? अरे सर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यस, वेरी गुड। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो दो मेरे पास अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल हैं, है ना। इफ बोथ आर अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ लेट्स से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, its magnitude should be equal to magnitude of K Q1 Q2 divided by R square। ऐसा होगा कि नहीं? should be equal to, it is magnitude of, ये values put कर दें हम लोग, 9 into 10⁻9 multiplied by Q1 is 3 into 10⁻³ Q2 is -2 into 10⁻³ divided by distance in meters is how much? 10 centimeter। मीटर में कितना होगा? 0.1। 0.1। so it is 0.1 का स्क्वायर, r का स्क्वायर। since everything we have put in SI unit, so मेरे पास आंसर आ जाता फोर्स का। कौन से यूनिट में आता फोर्स के? कौन सा SI यूनिट है फोर्स का?
न्यूटन। न्यूटन। वेरी गुड। अब चलो देखो ये मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेशन करना तुम लोग को आना चाहिए। सो ये हो जाता 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 का पावर 9 है, -3 है, -3 है। एंड डू यू थिंक ये जो 0.1 है डिनोमिनेटर में, 0.1 मीन्स 10 टू द पावर -1, जो ऊपर जाके बन जाएगा 10 टू द पावर +2। सो दिस मच ऑफ न्यूटन। ये बच्चे समझ में आ रहा है क्या किया है? यस सर। ये कैलकुलेशन जरूर आना चाहिए तुम लोगों को। सो इट शुड बी नथिंग बट 54 इंटू 10 का पावर, ये हो जाता है 11 minus 6, it is 5, and which may also written as 5.4 into 10 to the power 6 Newton। ना ये आ जाता, लेट्स से मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू अपोजिट चार्ज। सेम दिस मे बी लेट्स से electrostatic potential energy, and electrostatic potential energy is nothing but K Q1 Q2 divided by R। ये फार्मूला हो जाता लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, should be equal to 9 into 10 to the power 9, and it is +3 into 10 to the power -3, it is -2 into 10 to the power -3 divided by 0.1. Now, since everything we have put in SI units, so this answer has to be in the unit of joules, and here electrostatic potential energy is negative of, तो जल्दी से मुझे बताना है 5.4 into 10 का पावर कितना आएगा जूल्स में? कैलकुलेशन करो, मुझे आंसर बताओ। 10 के कितने नेगेटिव पावर्स में आएगा या पॉजिटिव पावर में आएगा? yes, बच्चे आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोग आंसर बताओगे। ये कर सकते हो तुम लोग, जल्दी से फोड़ दोगे। बस कोई अच्छा बच्चा नहीं बता पा रहा 10 का पावर क्या है? 10 raised to 3। 10 to 3 नहीं नैदीप, 10 का पावर 3 नहीं आएगा। कोई और अच्छा बच्चा बताओ। 5। यस, सो ये 10 का पावर 5 आना चाहिए बेटा। देखो ना ध्यान से सब लोग, दिख ही रहा है ना, वो एक 10 का पावर 9 है, 2 -3 मिला के -6 बन जाना है। एक 0.1 ऊपर जाएगा तो वो 10 बन जाता, सो 10 -6 4 आ जाता, और 54 इंटू 10 का पावर 4 आता, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। मैं समझ लूंगा सारे बच्चे ऐसा कि नहीं कैलकुलेशंस? हाँ सर। Yes। यस सर। सो इट इज जस्ट टू रिवाइज कि भाई मेरे पास कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का अगर वैल्यू का फाइंड आउट करना हो तब क्या करेंगे। उस सर्कुलर मोशन में ऑब्वियसली जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग, है ना। डन? यस सर। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। नेक्स्ट में कुछ डेफिनेशंस हम लोग समझ लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, है ना। So you can say properties of electromagnetic radiations, or simply you can say properties of waves। यार ये पक्का तुम लोगों ने 9th में 10th में कहीं पढ़ा है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, सारे बच्चों ने। यस सर। ट्रांसवर्स वेव Yes, sir। यस, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या होता था?
ट्रांसवर्स वेव होता था जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता था जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज इन पैरेलल विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। होता था कि नहीं ऐसा? Yes. ओके अच्छा, इसमें कुछ उस टर्म हम लोग डिफाइन कर सकते थे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में। जैसा मैं पहले समझा देता हूँ वेव है क्या भाई, कुछ बच्चों को रिवाइज कराने के लिए कि लेट्स से सपोज ये x एक्सिस है, दिस मे बी सपोज y एक्सिस here, so any wave can propagating like this। ये सपोज वेव है, वो कुछ इस टाइप का हो सकता था यहाँ। अच्छा, इस वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है बच्चे? कौन से एक्सिस के अलोंग ये प्रोपोगेट कर रहा है वेव? बेटा कौन से एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है ये वेव? एक्स एक्सिस। यस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रहा है। और वाइब्रेट कौन से एक्सिस के अलोंग कर रहा है? Y-axis। यस, वाई एक्सिस के अबाउट ये परपेंडिकुलर है ऐसा करके, है ना। सो यू कैन से एक्स एक्सिस के अलोंग लेट्स से प्रोपोगेट करना है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग लेट्स से इसको वाइब्रेट करना है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स का प्रॉपर्टी। अच्छा, इसी में कुछ उस टर्म है आसान से जो हम लोग पढ़ लेंगे। वन ऑफ द टर्म इज वेवलेंथ। इसका सिंबल क्या पढ़ते थे इसको हम लोग, वेवलेंथ के सिंबल को? लैम्डा। लैम्डा। क्या होता था इसका डेफिनेशन वेवलेंथ का? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर सेकंड। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकंड। बेटा वो तो स्पीड हो जाता। It is the distance between two peaks. यस, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स, ऐसा बोलेंगे, है ना, या एडजेसेंट पीक्स, है ना। जैसा मींस ये बोल सकते थे कि भाई मैं ये एक पीक आया, ये एक पीक आया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोल सकते हैं। यस यस Yes, sir. Yes, तो sir. मैं कुछ और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो वेवलेंथ यू कैन से इट इज लेट्स से डिस्टेंस traveled, it is distance traveled by wave in one complete cycle or oscillation. It is distance traveled by wave in one complete cycle or oscillation, or you can simply say it is distance. It is a distance between two adjacent peaks. जैसा उस बच्ची ने बताया कि ये लैम्डा है ना, जो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। अच्छा, अगर ये वेवलेंथ है तो कैन यू सजेस्ट मी कि भाई इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये डिस्टेंस कितना होने वाला होगा? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये डिस्टेंस कितना होगा? Lambda by 2. यस, वेरी गुड। सो ये डिस्टेंस हो जाता लैम्डा बाई 2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ऑब्वियसली, है ना। सिमिलरली लेट्स से ये डिस्टेंस कितना होने वाला होगा? ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, Lambda by 4. यस, ये डिस्टेंस हो जाता लैम्डा बाई 4। कोई भी वेवलेंथ, कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होने वाला है? मीटर। Meter. ऑब्वियसली। सो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि इसका ये जो एसआई यूनिट्स है ना, एसआई यूनिट इसका मीटर में होने वाला है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है यार मीटर के कंपैरिजन में। तो वी हैव टू डिफाइन सम स्मॉलर यूनिट्स आल्सो, जैसा
एक टर्म है 1 म्यू एम, क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू एम को हम लोग Micro. माइक्रोमीटर. सो 1 माइक्रोमीटर is 10 raised to the power minus 6 meter. Similarly, 1 nanometer is 10 raised to the power minus 9 meter. ऐसा ही 1 picometer is 10 raised to the power minus 12 meter, and 1 fermimeters means 10 raised to the power minus 15 meter. एंड इन सब में से जो सबसे कॉमन वाला टर्म है, इट इज 1 एंगस्ट्रॉम, इट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर minus 10 मीटर. तो ये सब टर्म थोड़े सुने सुने लग रहे हैं कि नहीं तुम लोगों को? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर. Yes, sir. ये जो लास्ट वाला टर्म है, इसको ना कुछ ऐसा पढ़ भी रहे होते. इट इज एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर. Yes, बच्चे वेवलेंथ क्या है समझ में आ गया सब बच्चों को कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और ये लिख के भी हो गया है वेवलेंथ. Yes, sir. 1 minute, sir. Done, sir. Okay. Now, next one, let's say frequency. इसका जो सिंबल है फ्रीक्वेंसी का, let's say it is nu. Here you can say it is number of cycles or oscillations per unit time. ना, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स या कितने ऑसिलेशंस होने वाले हैं पर यूनिट टाइम. इट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. जैसा मैं एक मीनिंग समझा देता हूं. फॉर एग्जांपल, सपोज ये कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, which is something, let's say, represented as this. है ना? कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, एंड इट इज लेट्स से इन द टाइम स्पैन ऑफ, सो विद इन 2 माइक्रोसेकेंड्स. 2 माइक्रोसेकेंड्स में अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है ना, इतना साइकिल हो गया है विद इन 2 माइक्रोसेकेंड्स. सो डू थिंक साइकिल्स मीन्स यहां से लेकर यहां तक. here you can define it as 1 oscillation या 1 cycle. So total how many cycles in 2 microseconds? बेटा सब मिला के कितने साइकिल्स हो गए इसके 2 माइक्रोसेकंड में? 2. 2.
So 2 cycles in 2 microseconds. So here can we say frequency? Frequency may be, let's say, 1 divided by 10 raised to the power minus 6 cycles per second. ऐसा बोल सकते थे कि नहीं? फ्रीक्वेंसी, number of cycles per second. Microsecond means 10 to the power minus 6. -6. Yes, sir. अच्छा, इसी को फर्दर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? 10 to the power plus 6. Yes. अच्छा, साइकिल्स पर सेकंड को ही हम लोग क्या लिख पाते हैं? हर्ट्ज. So 1 hertz is nothing but 1 cycle per second. तो सुना होगा यार ये तुम लोगों ने पक्का कि भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है ऐसा. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. जैसा हम लोग के घर पे जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? एसी का, ऑल्टरनेटिंग करंट का. ये पता है कि हम लोग के घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है. एसी. अच्छा, उस एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? कुछ आइडिया है तुम लोगों को? नहीं, किसी बच्चे को आइडिया नहीं है. ये जो हम लोग के घर पे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आता है एसी, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है. 50. वेरी गुड. जो किशन को कुछ याद है ना? 50 हर्ट्ज होता है. यूएसए में जो एसी आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो आता है, उसका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होता है. तो कई बार होता क्या है कि जो अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूएसए इंपोर्ट होते हैं, है ना, और अगर हम लोग डायरेक्टली विदाउट कैलिब्रेट करके लेके आ जाए तो वो इंडिया में चलेगा नहीं भाई, है ना? समझा? तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है इंपोर्ट कराते समय, है ना? So it is a number of cycles or oscillations per unit time, जहाँ frequency 1 divided by 10 to the power minus 6 cycles per second हो जाता, जो 10 to the power 6 hertz है, let's say, है ना? अच्छा, इसमें एक और टर्म लोग डिफाइन कर सकते थे. लेट्स से इट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का सिंबल जो है वो कैपिटल टी है. यस, ये भी किसी बच्चे को पता होना चाहिए. क्या होता है टाइम पीरियड? इट इज Time taken by the wave to complete one Very good. oscillation. Very good. So it is time taken. It is time taken by wave in one complete cycle or oscillation. Time period. It is time taken by wave in one complete cycle or oscillation. और ये जो टाइम पीरियड है, इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये जो टाइम पीरियड है, इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इसका जो एसआई यूनिट है, इसका ये जो एसआई यूनिट है, इट इज सेकेंड्स. ऐसा पढ़ा हुआ है कि नहीं तुम लोगों ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये 9th में होता है कि 10th में? 9th में होता है कि 10th में होता है वेव्स? 9. 9th में था. फिर तो और भी आसान है. या भूल गए तुम लोग पढ़ा हुआ? यस बच्चे, लिख के हुआ कि नहीं? Yes, sir. ओके. इसमें एक टर्म हम लोग और लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लेट्स से वेवलेंथ, अपार्ट फ्रॉम लेट्स से टाइम पीरियड.
frequency, wavelength. The another term is, let's say, wave number. Yes, Chirag. Another term is wave number. और इसका जो सिंबल है वेव नंबर का वो है न्यू एंड उसके ऊपर जो सिंबल है बार. सो वेव नंबर लेट्स से न्यू बार है एज ए सिंबल इज कंसर्न. सो वेव नंबर इज it is number of wavelength. It is number of wavelength accommodated by given unit distance. It is number of wavelength accommodated by given unit distance. और ये जो वेव नंबर है इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. ये जो वेव नंबर है इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. ऐसा समझ लोगे बेटा. चार टर्म्स हम लोगों ने पढ़े. एक वेवलेंथ, एक टाइम पीरियड, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेव नंबर. यस, ऑब्वियसली इसका जो SI यूनिट होगा, इट्स SI यूनिट शुड बी नथिंग बट मीटर इनवर्स. पर मीटर है ना. उसका जो SI यूनिट है इट इज पर मीटर और मीटर इनवर्स. ये लिखा है तुम लोगों ने ऐसा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग. नाउ अनदर टर्म इज लेट्स से स्पीड. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और इसका जो सिंबल है इट इज लेट्स से टिपिकली C. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका जो सिंबल है इट इज C. सो हियर स्पीड इक्वल टू distance traveled by wave in one cycle divided by, can we say it is nothing but time taken by wave for one cycle. yes, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम हो जाता. फिर फ्रॉम हेयर C शुड बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई T. फ्रॉम हेयर लेट्स से जो C है इट इज नथिंग बट लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाता, वेवलेंथ T हो जाता, उसका टाइम पीरियड. This may be equal to lambda. Instead of time period, can we write 1 divided by frequency? And from here, you can say speed is nothing but wavelength multiplied by frequency. I hope ये सब भी होता था 9th क्लास में कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आ जाएगा. You can say all electromagnetic radiations, all electromagnetic radiations having same speed in a vacuum and which is
3 into 10 to the power 8 meter per second speed of light. All electromagnetic radiation having same speed in a vacuum, and which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Same as the speed of light. जैसे किसी डेंसर मीडियम से पास होता कोई वेव, तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है कि डिक्रीज हो जाता है? हमें किसी वैक्यूम से किसी डेंसर मीडियम में जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है? डिक्रीजेस। किस फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है? किस रेशियो से? उस रेशियो का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि नहीं? So electromagnetic radiation having same speed in vacuum, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and thus can we say wavelength multiplied by frequency is nothing but c, which is constant, let's say, है ना? So lambda may be written as c divided by frequency, means as frequency decreases, do you think wavelength will increase? And as frequency increases, wavelength will decrease. So frequency and wavelength will be inversely proportional to each other. Wavelength and frequency will be inversely proportional to each other. इतना समझने में किसी बच्चे को कुछ परेशानी है? सर यस बच्चे बोलो। सी तो स्पीड था ना, तो फिर वो अपना फिर कैसे होगा? कांस्टेंट कैसे हो गया फिर वो सा? वो कांस्टेंट कैसे हो गया? सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसा चाहे वो गामा रेज हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, हर एक का जो स्पीड वैक्यूम में है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है बेटा, है ना? यस। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड है वैक्यूम में वो कांस्टेंट ही है बेटा, जो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। यस बच्चे, ये लिख के हुआ? सो वेट, अब तो लिखा कि नहीं? हाँ सर हो गया। ओके। Yes, sir, done. अच्छा देखो, मैं एक पिक्चर भी शेयर करता हूँ कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कितना वेवलेंथ है, कितना फ्रीक्वेंसी होता है। तो जस्ट फाइंड आउट कि भाई कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ कम है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किस रेंज में है। ये बड़े पिक्चर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस। तो यू कैन से ये जो पिक्चर है, लेट्स से इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हम लोग बोल सकते हैं उसको, है ना? तो ये जो पिक्चर है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस हम लोग चाहते तो ऐसा लिख सकते थे कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स इन decreasing order of their frequency या increasing order of their wavelength. जैसे as per gamma rays is concerned, it has minimum wavelength. So here I can say wavelength is low but frequency is high. और यहाँ हम लोग बोल सकते हैं wavelength is longer
and frequency nu is low. Frequency वहां कम है, so wavelength and frequency will be inversely proportional to each other. जैसा gamma rays has maximum frequency, gamma rays के बाद it is X-rays, X-rays के बाद it is ultraviolet, ultraviolet has more than that of visible, visible has more than that of infrared, infrared more than microwaves, more than radio waves. मुझे जो मोबाइल में हम लोग के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज आती है ना, मोबाइल में जो वेव्स आता है वो कौन सा वेव होता होगा इन सब में से? रेडियो वेव। रेडियो वेव्स, यस, है ना। तो मोबाइल में जो रेडिएशंस आता है इट इज रेडियो वेव्स। जो रिलेटिवली है ना, रिलेटिवली सबसे कम डेंजरस है ना। अच्छा, ये सब पढ़ा है ऐसा कि इवन ये जो विजिबल रेंज है, इवन ये जो विजिबल रेंज है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड विबग्योर। Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा रहेगा ना तुम लोगों ने कि भाई ये लेट्स से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। ये जो विजिबल है इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड विबग्योर। इसी को देखो, शायद मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता था, जो वेवलेंथ है विबग्योर का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉम to 7600 angstrom. Yes. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 3800 angstrom to 7600 angstrom. Yes, sir. Okay. अच्छा, डायग्राम टाइप सा या कुछ ऐसा समझ के हुआ है तुम लोगों को कि नहीं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। जैसे अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है कि वेवलेंथ ज्यादा होता है वायलेट के कंपैरिजन में? अल्ट्रा मींस हाई, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, तो ये मोर देन वायलेट फ्रीक्वेंसी है कि वेवलेंथ है? फ्रीक्वेंसी। और इंफ्रा मींस इंफीरियर देन रेड, है ना, इंफ्रारेड, इंफीरियर इन कंपैरिजन टू रेड, इंफ्रारेड। अगेन ये फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड का रेड के कंपैरिजन में कम है ना? Yes. अच्छा, चलो मुझे बताओ, ये जो कोरोना वायरस है उसका साइज, कोरोना वायरस का साइज कौन सा वेव के रेंज में है? कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेंज में है कोरोना वायरस का साइज? अल्ट्रावायलेट। यस, अल्ट्रावायलेट के रेंज में है। उसका वेवलेंथ है ना, मतलब जो विजिबल रेडिएशंस है उससे भी छोटा होता है भाई, है ना। तो नॉर्मल मास से क्रॉस कर जाएगा वो, नहीं? सिंगल लेयर ऑफ क्लॉथ से पास कर सकता है ना? Yes. ओके, बहुत अच्छा बच्चा। ऐसा तुम लोगों ने पिछले 6 महीने में काफी कुछ सुना होगा, नहीं? सर खाली यही सुना। खाली यही सुना है, बिल्कुल। मतलब किसी को फोन करो तो भी यही हो रहा होता है, टीवी ऑन करो तो भी यही हो रहा होता है, सब जगह यही हो रहा होता है। बट यू नो, मतलब नाउ इट्स अ डिफरेंट फ्लेवर। आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है तो, नहीं?
और आईपीएल स्टार्ट हो गया है। एटलीस्ट बॉलीवुड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, कुछ नहीं हो तो सुशांत का सुसाइड केस तो चल ही रहा है पिछले 6-7 महीने से ना। कब से चल रहा है भाई उसका। अब वो ड्रग्स का कुछ केस आ गया है उसमें, है ना। यस यस सर। सारी एजेंसीज लग गई भाई, सीबीआई से लेके नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, सब लग गया एकदम पीछे। कुछ काम ही नहीं लगता दुनिया में उसके अलावा, हो रहा है ना। वही तो सर। और मैं देखता हूँ मीडिया वालों को और कुछ काम नहीं है यार। वो कभी रिया का इंटरव्यू दिखाता रहता है, कभी कंगना का इंटरव्यू दिखाता रहता है, पता नहीं कुछ भी चल रहा है ना। कल दीपिका का था। कुछ भी मतलब चल रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं ना। बेटा ये लिख लिया तुम लोग, समझा थोड़ा बहुत कि नहीं? यस सर। यस सर। यस चलो, मुझे एक क्वेश्चन भी तुम लोग करके दिखाना है इसके बेस पे। So question is, let's say if a radio station, Red FM broadcast its program, if a radio station Red FM broadcast its program at frequency of, broadcast its program at a frequency of 93.5 मेगाहर्ट्ज। यस चिराग, उतने पे आता है भाई, है ना। और रेडियो मिर्ची कितने पे आता है? पहले मुझे सब पता होता था, जब मैं गाड़ी से ट्रेवल करता था तो एफएम ही सुनता रहता था। असली ट्रेवलिंग नहीं हो रहा, मैं सब भूल गया हूँ ना। So if a radio station Red FM broadcasts its program at a frequency of 93.5 megahertz, then find out wavelength of corresponding radio waves. If radio station Red FM broadcasts its program at a frequency of 93.5 megahertz, then find out wavelength of corresponding radiations. Yes, Elvis D'Souza, तुम्हारा आंसर सही है। So we know wavelength is nothing but C divided by nu, C divided by frequency, and from here wavelength. C का value we know it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. 93.5 megahertz means 93.5 into 10 to the power 6 per second, है ना, hertz का meaning. From here wavelength comes out to be 300 divided by 93.5, and from here wavelength is approximately 3.2 meters. Yes चिराग, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो रेड एफएम से वेवलेंथ हम लोग तक आता है, उसका जो वेवलेंथ है वो 3.2 मीटर के आसपास होता होगा। यस सर। ओके, समझा है बेटा ये सब कि नहीं? Yes, sir. Yes, Okay. sir. बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। नेक्स्ट वन, you can say according to you can say Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, कुछ बच्चों ने ये भी पढ़ा हुआ है ना,
Planck's quantum theory and all this thing? कुछ तो बच्चे शायद फाउंडेशन बिल्डर न्यू में भी थे ना तुम में से? Yes, sir. हाँ, उसमें कहाँ तक पढ़ लिया था उन्होंने? बोर्ड्स मॉडल भी पढ़ लिया था ना? Yes, sir. ठीक है, यहाँ भी जल्दी से कर लेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी होगा बेटा, है ना? Yes, sir. हम लोग जल्दी ही बाकी सारे बैच से आगे निकल जाएंगे यहाँ, है ना? So according to Planck's quantum theory, you can say when any charged particle, yeah, when any source radiate energy, when any source radiate energy in terms of electromagnetic radiations. जैसे बेटा ये जितना भी पढ़ाया जा रहा है मोर ऑफ लेस तुम लोगों के क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में भी है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने देखा है कि ये सेकंड चैप्टर है कि थर्ड चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर है। देखो एल्विस ने मुझे बताया ऐसा करके ना। आई होप क्लास 11th के जब भी एग्जाम्स होंगे या तुम लोग के पहले 4 चैप्टर्स तो शायद आ सकते हैं, है ना? एनीवे कब से स्टार्ट हो रहा है तुम लोगों का? नवंबर से क्लास 11th इस बार? जब तीसरा मेरिट लिस्ट निकलेगा तब चालू होगा। हाँ, उसके बाद से होगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि नवंबर से पहले स्टार्ट होगा कहीं, है ना? और उसमें दिवाली की छुट्टी भी आ जाएंगी फिर, है ना? तो तुम्हारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी एट मैक्स 3 ही महीने पढ़ाई होगा कॉलेज का टेक्निकली, है ना? तो सिलेबस काफी कम होगा 11th क्लास का, है ना? मतलब कुछ ऐसा होगा सिर्फ फर्स्ट 4 चैप्टर या फर्स्ट 5 चैप्टर्स, बस इतना ही सिलेबस होगा तुम्हारा, है ना? पूरा बुक तो हो ही नहीं सकता इस बार क्लास 11th का, नहीं भाई। जब कॉलेज स्टार्ट होगा उसके बाद ही तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि भाई इतना सिलेबस आएगा मेरा, है ना? So when any source radiate energy in terms of electromagnetic radiation, और ऐसा भी हो जाए कि क्लास 11th के एग्जाम ही ना हो, है ना? सीधे ही क्लास 12th में ही प्रमोट हो जाओ तुम लोग। So when any source radiate energy in terms of electromagnetic radiation, it radiate in small packets of energy. It radiate in small packets of energy known as photons. So when any source radiate energy in terms of electromagnetic radiation, it radiate in small packets of energy known as photon. Means here you can just try to understand. Suppose this may be any electric bulb here. कुछ ऐसे ही होता है बल्ब। चलो मैं ऐसा डायग्राम अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। So when any electric bulb radiates energy, ये एनर्जी रेडिएट करता है कि नहीं फोटॉन्स के फॉर्म में? मतलब लेट्स से रेडिएट्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइट। ये कंटिन्यूअसली एमिट करता होगा कि डिसकंटिन्यूअसली एमिट करता है? Discontinuously. बेटा वही मैं समझाना चाहता हूँ कि ऑल्दो दिखने में नहीं लगता है कि डिसकंटिन्यूअसली है, बट इट इज एक्चुअली डिसकंटिन्यूअसली। चिराग, है ना? यस। So when any source radiate energy in terms of electromagnetic radiation, it radiate in small packets of energy known as photons. Means ये कुछ ऐसा समझ सकता है, बल्ब से हम लोग की डायरेक्शन में कुछ पैकेट्स ऑफ एनर्जी आते हैं, है ना? बल्ब से हम लोग की डायरेक्शन में कुछ पैकेट्स ऑफ एनर्जी आते हैं, and this packets of energy is known as photon. So bulb will radiate energy discontinuously, मैं लिख सकता हूँ ना? So for example,
इलेक्ट्रिक बल्ब radiate energy discontinuously. Discontinuously in the form of packets of energy. Electric bulb radiate energy discontinuously in the form of packets of energy, है ना? अच्छा, ये according to Planck's, the energy of one photon, let's say E, equal to some constant times of frequency, where this H is known as Planck's constant and nu is known as frequency of corresponding electromagnetic radiation. ये जो H का वैल्यू है, it is 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. तो ये आ जाता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी है. यस बच्चे, लिखा है इतना? यस, तुम लोग हो वहां कि नहीं? Yes, sir. Done. Yes, sir. सो कोई भी लेट्स से जो बल्ब रेडिएट करने वाला है एनर्जी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज फोटोन. तो बेटा, लाइट वेव होता है कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं? मतलब जो लेट्स से हम लोग को बल्ब से जो लाइट आ रहा है, ट्यूब लाइट से जो लेट्स से लाइट हम लोग तक आता है, उसमें वेव होता है कि उसमें पार्टिकल्स होते हैं? Particles. Particles. अच्छा, मैं कुछ ऐसा समझने की कोशिश करता हूँ. एंड thus light consists dual nature. लाइट कंसिस्ट डुअल नेचर. डुअल नेचर का मतलब क्या है? हम लोग को नहीं पता कि वो लाइट वेव है कि पार्टिकल है. इन फ्यू एक्सपेरिमेंट इट कैन शो
wave nature. In few experiment, it can show particle nature. So light consists dual nature, which is, you can say, particle as well as wave nature. उसमें पार्टिकल नेचर भी है, उसमें वेव नेचर भी है. और उसके पार्टिकल नेचर का नाम क्या है बेटा? लाइट के, लाइट के ही पार्टिकल नेचर का नाम क्या है? फोटॉन. फोटोन, है ना? अच्छा, ये तो हुआ यार एनर्जी ऑफ वन फोटोन. कैन वी से एनर्जी ऑफ n photons? Energy of n photons. Let's say E should be equal to, yes, E equal to, you can say NH nu. ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? वन फोटोन का h nu था तो n फोटोन का NH nu हो जाता. This may also written as NH, and instead of nu can we write Cy lambda? फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा का जो मल्टीप्लिकेशन था वो C के इक्वल था. तो हम लोग को ये जरूर फार्मूला याद रखना है. इसके बेस पे 4-5 आसान आसान से हम लोग क्वेश्चंस कर डालेंगे अभी. ये बच्चे लिखा है ये. Yes sir. ठीक है, देखो मैं तुम लोग साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. बुकलेट से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग समझ लेते हैं, कर डालते हैं. ठीक है, जैसा बच्चे मेरा स्क्रीन शेयर हुआ तुम लोग के साथ? Yes sir. ना कुछ मॉड्यूल दिखाई दे रहा है ऐसा? Yes sir. चलो अभी अब जो कर लेंगे हम लोग, यहाँ पहले मैं ये सब कहानी यहाँ से हटा देता हूँ और फिर 1 by 1 ये सब क्वेश्चंस हम लोग कर डालेंगे अभी. चलो मैं ये 13 के 13 क्वेश्चंस तुम लोगों को करके दिखाऊंगा 1 by 1. देखना बड़ा ध्यान से, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस बेसिक टर्म्स को लेकर हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन बेसिक टर्म्स को लेकर हैं और कुछ क्वेश्चंस जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर्स को लेके भी है. जिस बच्चे को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछेगा. कर सकता है कोई बच्चा इतना? मतलब पूछ सकता है, किसी को डाउट नहीं आए, जो क्वेश्चन नहीं होगा उससे. हाँ, उतना तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा यार, है ना? यस, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा. सो डू यू थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव टू फाइंड आउट मिसिंग पार्टिकल्स हियर? अच्छा, इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना? अच्छा बेटा, ये अगर लिथियम के लिए यहाँ 3 लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? ये 3 and 6 क्या है? डू यू थिंक इस 3 को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर और इस 6 को हम लोग बोलते हैं मास नंबर. इतना सब बच्चों को आता है कि नहीं आता है? Yes sir. बेटा ये आता है कि नहीं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर?
Yes, sir. अच्छा, सो बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब भी ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर शुड बी बैलेंस ऑन बोथ साइड. शुड बी बैलेंस ऑन बोथ साइड मींस यहाँ लिथियम N6 है, यहाँ जो भी पार्टिकल है सपोज उसको मैं X ले लेता हूँ, मिसिंग पार्टिकल, ये हीलियम N4 है और ये लेट्स से 1H3 है. सो दोनों साइड एटॉमिक नंबर मिला के कितना होना चाहिए? दोनों साइड एटॉमिक नंबर मिला के कितना होना चाहिए? जैसे यहाँ दोनों साइड एटॉमिक नंबर मिला के कितना है? 3. तो डू थिंक यहाँ भी एटॉमिक नंबर 3 होना चाहिए सब मिला के? Yes, sir. तो यहाँ मेरे पास 0 आएगा कि नहीं आएगा ये? Yes, sir. और ये जो X पार्टिकल है उसका मास नंबर कितना हो जाएगा बेटा? One. X जो पार्टिकल है उसका मास नंबर 1 हो जाएगा. सिंस दोनों साइड मिला के जो टोटल एडिशन है मास नंबर का वो कितना होना चाहिए? 7. 6 + 1 4 + 3. यस और नो? Yes. Yes. ऐसा कौन सा पार्टिकल होता है इन सब में से, चारों में से, जिसका चार्ज 0 है और मास नंबर 1 के इक्विवेलेंट होता है? ऐसा कौन सा पार्टिकल? ड्यूट्रियम. नहीं बेटा, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इफ यू सी इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस. ड्यूटेरियम तो बेटा 1H2 है ना? ड्यूटेरियम इज हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. तो ये समझ में आ रहा कि आंसर ए ऑप्शन न्यूट्रॉन क्यों होना चाहिए इसका? यस सर. ओके, चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. दूसरा क्वेश्चन में द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? द न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0. 0. तो डू यू थिंक E/m रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, E/m रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 0? उसका चार्ज ही 0 है. E मींस चार्ज, लेट्स से चार्ज बाय मास है ना. अच्छा, ऐसा ही अगर मुझे फाइंड आउट करना होता E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो डू यू थिंक इट विल बी टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर, उसका मास नेग्लिजिबल है? यस और नो? Yes sir. अच्छा, तो न्यूट्रॉन का सबसे कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होना चाहिए. बीच में मेरे पास बचा अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन. प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय P11 एंड अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज दिस. इतना समझ में आता है कि नहीं? यस सर. अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1 और मास कितना है? 1. अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 है और मास 4 है. अब चलो जल्दी से मुझे ABCD में से सही आंसर बता दो. अब जा C. C. C या D? डी. अल्फा पार्टिकल का D, चार्ज sir, बाय D. मास रेशियो हाफ है और प्रोटॉन का चार्ज बाय मास रेशियो 1 है. तो हाफ छोटा होता है कि 1 Sir, छोटा D. है? D. सो योर आंसर शुड बी D ऑप्शन. D आएगा सर. इस बच्चे क्लियर है कि नहीं? D ऑप्शन आंसर उसका. Yes, sir. यस सर. चलो हाँ सर. नेक्स्ट में देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. X2 minus has 56 electron. The atomic number of X. अच्छा, सब मिला 54. 54. वेरी गुड. 54 ही है उसका आंसर. अच्छा, 54 कैसे पता चल सकता था? ऐसा आसान है बेटा कि सब मिला के -2 चार्ज है ना इसमें. सब मिला के -2 चार्ज तो तभी होगा ना जब 56 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कितने होंगे? 54.
तो ही तो मिला के +2 चार्ज बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. सॉरी -2 चार्ज बचने के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से 2 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो ही तो नेट चार्ज -2 आएगा। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, सोडियम 23 एंड मैग्नीशियम 24, ये आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोडाइफर्स हैं या आइसोटोन्स हैं? सबकी डेफिनेशन आता है? Isotones. यस बेटा, सबका डेफिनेशन आता है कि नहीं तुम लोगों को? Isotopes means same atomic number, different mass number. Isobars means different atomic number, same mass number. Isodifer means same difference of neutron and proton. Isotones means same number of neutrons. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। कितने न्यूट्रॉन्स हैं दोनों में ही? इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं दोनों में? 1. न्यूट्रॉन? क्या बात कर रहे हो बेटा? न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक Sorry, नंबर। sir. 12 है दोनों में। यस, सो दोनों में ही 12 न्यूट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स है ना? सो वो आइसोटोन्स हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Particle Yes, in sir. cathode rays have same charge by mass ratio as। कैथोड रेज में कौन सा पार्टिकल होता था? ये तो सब बच्चों को पता है। कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था? ये तो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग। ये कैथोड Negative. रेज, हाँ, कौन सा पार्टिकल था? कैथोड रेज के पार्टिकल को क्या नाम दिया था जे थॉमसन ने? ये इलेक्ट्रॉन ही है ना? कैथोड रेज सेटअप से ही तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था कि नहीं हुआ था? Yes, sir. अच्छा, इलेक्ट्रॉन एंड इफ यू सी बीटा पार्टिकल, if you see beta particle is also nothing but free electron only, है ना? बेटा बीटा पार्टिकल एंड लेट्स से जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों सेम ही है टेक्निकली, है ना? अच्छा, गामा पार्टिकल तो 0 होता है चार्ज, ये पता है कि नहीं? न्यूट्रल होता है। अल्फा पार्टिकल का +2 चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज 1 है। इतना लिखा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट में लिखना, ड्यूरिंग Millikan's oil drop experiment find out following which is not possible charge on droplet। Yes, sixth वाला question, during Millikan oil drop experiment find out following which is not the possible charge of droplet। Do you think ये जो droplet का charge है, do you think ये जो droplet का charges है वो सब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मिलके ही बना होगा कि नहीं? बट इसमें कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मिलके नहीं बना है आउट ऑफ ABCD? ये 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है कि नहीं? बी।
ये 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है और ये 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। नाउ ओनली इफ यू सी बी ऑप्शन, ये इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में नहीं है ना, सो ये पॉसिबल चार्ज नहीं हो सकता है ना। चलो अब आसान क्वेश्चन आया जो आज हम लोगों ने पढ़ा भी है। मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 7, ये सब बच्चे कर सकते हैं, ये तो आज ही पढ़ा है हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, in a time period of 2 seconds the following wave pattern is observed and we have to find out the frequency. कितने साइकिल से सब मिला के ये बेटा, कितने साइकिल से सब मिला के? 4 4। जैसे यहां से लेकर यहां तक मुझे दिखा एक, यहां से लेकर यहां तक लेट्स से 2, यहां से लेकर यहां तक इट इज 3 एंड यहां से लेकर यहां तक इट इज 4, है ना। अच्छा 4 cycles in how much time? 2 seconds. So can we say 4 divided by 2 will be the frequency? कितना आ जाता है इसका आंसर? 2 2। अच्छा 8th क्वेश्चन में येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन, ये कुछ देखो, कुछ हम लोग ऐसा रिलेट कर सकते थे। Here we know कि भाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऐसा है कि नहीं? सर डी रेड। और यू कैन से एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और विवग्योर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? वायलेट और रेड का Violet सबसे का। कम है। तो डू थिंक रेड का एनर्जी सबसे कम होगा कि नहीं होगा? Yes. ओके वेरी गुड। नेक्स्ट में मुझे क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर बताओ। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स शोज द फर्स्ट टाइम एटम हैज, किसका डिस्कवरी था ये बेसिकली? चारों ऑप्शंस में से यस बेटा, किसका डिस्कवरी था ये चारों ऑप्शंस में से? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ये तो सबसे जल्दी बताओ, ये तो न्यूक्लियस है ना, तो ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी था। सो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं भाई न्यूक्लियस। सो ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी था। वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इक्वल टू 500 नैनोमीटर। अच्छा वेव नंबर का डेफिनेशन क्या था? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 500 nanometer means 10 to the power -9, which comes out to be 10 to the power +9 divided by 500। कितना आ जाएगा ये? 1000 into 10 to the power 6 divided by 500 means 2 into 10 to the power 6। आएगा कि नहीं ऐसा? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट में 11th वाला क्वेश्चन भी आसान ही है। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है फ्रॉम है
हेलो। यस बच्चे, तुम लोग हो अभी भी वहां? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। वही मुझे लग रहा था रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, मुझे मेरा ही कुछ नेटवर्क चला गया था, है ना। अच्छा, हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था? 11th। चलो मैं फिर से देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11th में, डू यू थिंक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर। लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 आ जाता, जो आ जाता 4000 डिवाइडेड बाय 2000, एंड योर आंसर शुड बी सी ऑप्शन, है ना। 2 आ जाता, 2:1। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग ने आज क्लास में किया भी था। आई होप ये तुम लोग जल्दी कर पाने चाहिए। रेडियो स्टेशन है जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है प्रोग्राम एट ए फ्रीक्वेंसी, इसका मुझे वेवलेंथ फाइंड आउट करना होता। सो वेवलेंथ के लिए फार्मूला में क्या लगाता? इट इज c डिवाइडेड बाय न्यू, है ना। शुड बी इक्वल टू 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय, डू यू थिंक ये हो जाता 5090 into 10⁻³ लिखेंगे ना किलो हर्ट्ज को? यस। यस सर। और यहां से मैं अगर कैलकुलेशन करता तो मुझे 58.9 आ जाएगा, है ना। यहां से अगर मैं कैलकुलेशंस करता तो मुझे आंसर 58.9 आ जाता। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक 100 वाट रेडियो ट्रांसमीटर है। 100 वाट का मतलब क्या होता है? किसका यूनिट है ये वाट? वाट किसका यूनिट होता है? पावर का यूनिट है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो ये 1000 वाट का मतलब क्या होता है? 1000 जूल्स पर सेकेंड, ऐसा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, then can we say energy should be equal to NH nu, ऐसा फार्मूला है कि नहीं? एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स। यस सर है। मुझे पर सेकंड गिवन है कि 1000 जूल डिलीवर होगा। n का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। h का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.6 into 10⁻⁻34 है। अच्छा, 880 किलो साइकिल का मतलब कितना है? 880 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 10⁻³ से। यही होगा ना किलो साइकिल का मतलब? यस, किलो साइकिल का मतलब वैसा ही होगा ना। अच्छा, इसमें से ये 1000 और ये 1000 तो कैंसल्ड आउट हो गया, तो n का वैल्यू आ जाता 10⁻34 डिवाइडेड बाई 6.6 डिवाइडेड बाई 880। आएगा कि नहीं इतना? अच्छा, कितना आंसर आ सकता है ये? डू यू थिंक 10 की पावर 30 में आ जाएगा आंसर? भाई 880 कुछ 1000 टाइप सा है, 6.6 10 के रेंज में है, तो डिनोमिनेटर में सम मिला के 10 की पावर 4 के रेंज में है कि नहीं है? या इसको ऐसा लिख लेते तुम लोग,
इट इज 10 डिवाइडेड बाई 6.6, 1000 डिवाइडेड बाई 8.8 इंटू 10 का पावर बच जाता मेरे पास बस 30। ये कैलकुलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को? अब अच्छा, नीचे वो Yes, sir. 880 था अनफॉर्चुनेटली, है ना? ये 880 है ना? अच्छा, ये वाला टर्म कितना बन जाता? 1 पॉइंट समथिंग, ये बन जाता 1 पॉइंट समथिंग। So do you think your answer should be 1 point something into 10 to the power 30? So 1 point something into 10 to the power 30, मेरे पास बी ऑप्शन यहां से आंसर आ जाता है ना, बॉम्बे। इस बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? Yes. चलो, ये सारे क्वेश्चंस का मैं तुम लोगों को स्नैपशॉट भेज देता हूँ, सॉल्व किया हुआ, है ना? भेज दूं ये तुम लोगों के ग्रुप में? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेना इस चीज को, है ना? ठीक बेटा, तो हाफ एन आवर बाद तुम लोग का फिजिक्स का लेक्चर है ना? पता है कि नहीं? सर ये जो बुक हमको दिया है क्लासेस से, वो जो जेई बेस्ड के ऊपर है, उसमें से हम लोग कुछ करना है कि नहीं अभी? हाँ, एटलीस्ट ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 15 कर सकते हो यहाँ से, है ना? नहीं सर, ये हमको जो बुक मिला है केमिस्ट्री का मॉड्यूल 1। हाँ बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये मॉड्यूल 1 ही है जो मैं सॉल्व कर रहा था ना, ये भी मॉड्यूल 1 ही है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, है ना? अच्छा। तो जैसे ये तुम लोग 14 15 सम ट्राई कर सकते हो इसका, है ना बेटा? एटलीस्ट ये जो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव है ना, ये सीईटी वाले बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, भाई सीईटी में भी तो यही क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल चॉइस, है ना? सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव। सीईटी का पैटर्न पता है कि नहीं पता है? सीईटी में भी यही आने वाला है, फाउंडेशन बिल्डर, है ना? तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। सर मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है और कुछ नहीं करना है? हाँ, ऑब्जेक्टिव करना है। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव कर सकते हो तुम लोग, है ना?